आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी आधुनिक दुनिया शायद एक दिन भी नहीं चल सकती। हम बात कर रहे हैं उन ईंधनों की जो हमारे वाहनों, उद्योगों और पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। पेट्रोल और डीजल सिर्फ पंप से निकलने वाले कोई साधारण तरल पदार्थ नहीं है। जमीन के नीचे से इनके बनने, निकाले जाने और फिर रिफाइन होने की पूरी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। तो चलिए इस रोमांचक सफर में गहराई से उतरते हैं। अब ये सोचना काफी दिलचस्प है कि लाखों साल पहले जो विशाल डायनासोर्स और घने जंगल इस धरती पर मौजूद थे, वो आज बड़े बड़े ट्रकों और कारों के टैंक में ईंधन बनकर कैसे दौड़ रहे हैं। है ना कमाल की बात। ये कोई जादू बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रकृति और विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत तालमेल है। 40 साल ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की एक बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी सच्चाई है। जिस तेजी से हम इन जीवाश्मी ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारे पास मौजूद ये खजाना लगभग अगले 40 सालों में पूरी तरह से खत्म हो सकता है। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसीलिए इसके बनने से लेकर इसके इस्तेमाल तक की पूरी साइंस को समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि जमीन के नीचे छिपा ये खजाना आखिर आया कहाँ से। प्रकृति को ये ईंधन बनाने में कोई एक दो दिन नहीं, बल्कि लाखों साल लगे हैं। जब डायनासोर और विशाल पेड़ पौधे खत्म हुए तो टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से वे जमीन के बहुत नीचे दब गए। वहां ऑक्सीजन ही नहीं और पृथ्वी के अंदर की भयंकर गर्मी और भारी दबाव ने एक रासायनिक चमत्कार कर दिया। सदियों की इसी लंबी प्रोसेस ने ही उन मृत जीवाश्मों को उस तरल पदार्थ में बदल दिया जिसे आज हम कच्चे तेल के रूप में जानते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दें, जमीन से जो निकलता है वो वैसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसा हम पेट्रोल पंप पर देखते हैं। इसे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल कहते हैं। ये एकदम गाढ़ा, गहरे रंग का और बहुत ही चिपचिपा होता है। अपने इस कच्चे रूप में से सीधे किसी भी इंजन में डालकर नहीं चलाया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जमीन या समुद्र की इतनी गहराई से इस गाढ़े तरल पदार्थ को बाहर कैसे निकाला जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है। ये बेहद खर्चीला और मुश्किल इंजीनियरिंग का काम है। खास तौर पर समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग की जाती है। पहले बड़ी मशीनों से गहरे समुद्र में तेल के भंडार खोजे जाते हैं, जिसमें कई बार सालों लग जाते हैं। भंडार मिलने पर समुद्र के बीच में तैरते हुए विशाल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं और उन्हें नीचे चट्टानों से मजबूती से बांधा जाता है। इसके बाद सतह से हजारों फीट नीचे ड्रिलिंग की जाती है और अंत में भारी भरकम पाइप और पंप लगाकर उस गाढ़े पेट्रोलियम को ऊपर खींचा जाता है। तेल तो बाहर आ गया, लेकिन अब इसे उस रूप में कैसे बदलें जिसे गाड़ियां इस्तेमाल कर सकें। यही काम आती है रिफाइनिंग यानी डिस्टिलेशन की प्रक्रिया। अगर कच्चे पेट्रोलियम और रिफाइंड पेट्रोल की तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। कच्चा पेट्रोलियम गाढ़ा है और इसमें आग आसानी से नहीं लगती, इसलिए इसे स्टोर करना काफी सेफ है। लेकिन दूसरी तरफ रिफाइंड पेट्रोल एकदम साफ, पतला और अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इंजनों को तुरंत ऊर्जा देने के लिए यही अंतिम रूप तैयार किया जाता है। इस पूरी रिफाइनिंग प्रोसेस को समझने के लिए एक बड़ा ही आसान सा उदाहरण लिया जा सकता है। जिस तरह हम सीधे कच्चा गेहूं नहीं खा सकते, उसे पीसकर आटा बनाना ही पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही कच्चे पेट्रोलियम को रिफाइन किए बिना इंजनों में इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इसे साफ करके ही उपयोगी बनाया जा सकता है। विज्ञान की भाषा में इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है, अगर एक बर्तन में पानी और नमक मिला हो तो उन्हें कैसे अलग करेंगे। जाहिर है उसे गैस स्टोव पर गर्म किया जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलकर भाप बन जाएगा और नमक बर्तन में ही रह जाएगा। फिर एक तिरछी प्लेट लगाकर उस भाप को वापस पानी की बूंदों में बदलकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती है। कच्चे तेल में कई अलग अलग चीजें मिक्स होती हैं और मजे की बात यह है कि हर चीज के उबलने का तापमान अलग होता है। रिफाइनरी के विशाल बॉयलरों में जब इस तेल को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जो भाप बनकर अलग होता है वो पेट्रोल होता है। थोड़ा और गर्म करें यानी 180 डिग्री पर तो केरोसिन या मिट्टी का तेल मिलता है और 260 डिग्री पर जाकर हमें डीजल प्राप्त होता है। मतलब पेट्रोलियम एक तरह से जादुई खजाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल दूध से पनीर, घी और मक्खन जैसी कई अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं।
बस तापमान और प्रोसेस बदलते जाइए और एक ही कच्चे तेल से हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे अलग-अलग ईंधन मिलते जाएंगे। ईंधन तो मिल गया, लेकिन इस पूरी भयंकर डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद जो काला गाढ़ा कचरा बचता है, उसका क्या होता है? इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। रिफाइनिंग के बाद जो कचरा या डार्क स्लग बचता है, वो फेंका नहीं जाता। उससे हमारी रोजमर्रा की कई अहम चीजें बनती हैं। सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली कोल्ड क्रीम, वैसलीन, मोम, ग्लिसरीन और यहाँ तक कि सड़कों को पक्का करने वाला डामर भी इसी बचे हुए पेट्रोलियम कचरे से ही तैयार किया जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। जमीन के नीचे से निकलने वाला जो गहरा, काला और चिपचिपा कचरा है, उसे ही प्रोसेस करके वो क्रीम बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल त्वचा को चमकदार और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। प्रकृति और विज्ञान का ये मेल सच में बहुत ही अद्भुत है। अब इस तकनीकी सफर से थोड़ा आगे बढ़कर इसके अर्थशास्त्र यानी बिजनेस और कीमतों की बात करते हैं। ज्यादातर देश सीधा रिफाइंड पेट्रोल बाहर से नहीं खरीदते, बल्कि वो कच्चा पेट्रोलियम मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल में आग जल्दी नहीं लगती, तो समुद्री जहाजों में लाना और स्टोर करना सेफ होता है। दूसरा, जब इसे देश के अंदर ही रिफाइन किया जाता है, तो रिफाइनरियों में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। और हाँ, बॉयलरों को गर्म करने के लिए जिस भारी मात्रा में कोयले की जरूरत होती है, उससे स्थानीय कोयला उद्योग को भी बहुत बड़ा सहारा मिलता है। और यही सारी जटिल चीजें मिलकर तय करती हैं कि पेट्रोल पंप पर हमें और आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। गहरे समुद्र से तेल निकालने का अरबों का खर्च, दूसरे देशों से इसे आयात करने की लागत, फिर डिस्टिलेशन और क्वालिटी टेस्टिंग का भारी भरकम खर्च, और आखिर में राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स। इन सब वजहों से ही आज ईंधन के दाम इतने ऊंचे स्तर पर हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में बात हुई थी, ये खजाना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? जवाब है खेती और विज्ञान से निकला नया रास्ता। कृषि और विज्ञान ने मिलकर एक शानदार विकल्प तैयार किया है, जिसे बायोफ्यूल कहा जाता है। ये एक ऐसा जैविक ईंधन है जिसे बाकायदा खेतों में उगाया जा सकता है। गन्ने के रस से बनने वाला इथेनॉल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा रतनजोत और रोपसीड जैसे पौधों की खेती करके भी ईंधन बनाया जा रहा है। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और पूरी तरह से रिन्यूएबल है। यही वजह है कि भविष्य में ईंधन का रूप पूरी तरह बदलने वाला है। पेट्रोल को पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए उसमें बायोफ्यूल मिलाया जा रहा है। आने वाले समय में ये मिश्रण 50-50% भी हो सकता है, यानी आधा पेट्रोल और आधा बायोफ्यूल। इससे न सिर्फ तेल आयात का खर्च बचेगा, बल्कि पर्यावरण में फैलने वाला प्रदूषण भी सीधे आधा हो जाएगा। बायोफ्यूल तो एक बढ़िया बीच का रास्ता है, लेकिन दुनिया एक और बड़े और स्थायी समाधान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवी तकनीक का लक्ष्य ही यही है कि परिवहन के लिए हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता एकदम शून्य हो जाए, ताकि एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की नींव रखी जा सके। डायनासोर के जीवाश्मों से लेकर आधुनिक ट्रकों और अब इस इलेक्ट्रिक क्रांति तक, ऊर्जा का ये सफर सच में किसी रोमांचक कहानी जैसा रहा है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब वो दिन आएगा और जमीन के नीचे मौजूद पेट्रोलियम के कुएं हमेशा हमेशा के लिए सूख जाएंगे, तो क्या हमारी ये दुनिया अपनी गति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से नई ऊर्जा के विकल्पों पर चलने के लिए तैयार होगी? ये भविष्य की ऊर्जा का एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।